शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट्स? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी 5th यूनिट कर रहे हैं करिकुलम स्टडीज़। कौन सी यूनिट है हमारी? करिकुलम स्टडीज़ की है। अब टॉपिक कौन सा है हमारा? मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। तो पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको जो है सारे 3-4 करा दिए थे इससे पहले वाली वीडियो में, है ना। करिकुलम मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिजाइन चल रहा है, तो उसमें मैंने कल करा दिए थे आपको। कौन सा करा दिया था? एकेडमिक डिसिप्लिनरी बेस्ड मॉडल करा दिया था, समस्या केंद्रित मॉडल करा दिया था, छात्र केंद्रित मॉडल करा दिया था, विषय केंद्रित मॉडल करा दिया था। उससे पहले भी मैंने आपको टेलर मॉडल और जो है सब्जेक्ट सेंटर्ड मॉडल और जो है वो हिल्डा टाबर मॉडल करा दिया था मैंने, ठीक है। ये मैंने करा दिया। तो आज मैं करा रही हूँ आपको कॉम्पिटेंसी से क्षमता या से अक्षमता मॉडल, है ना, ऑफ जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल करा रही हूँ मैं आज को आपको। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल होता क्या है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल ऑफ करिकुलम होता क्या है? ये वो होता है स्टूडेंट्स कि जैसे कि हमें हमारे पास हमारी जो क्षमताएं हैं, जो हमारी क्षमताएं हैं, उनको और अच्छी तरह से निखारना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड कि हमारी कुशलताओं पर, हम हमारी क्षमताओं पर, सह क्षमताओं पर आधारित मॉडल को हम क्या बोलते हैं? करिकुलम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल बोलते हैं। जैसे कि सह क्षमताओं का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमें टीचर ने पढ़ाया और टीचर ने हमें कुछ बताया, कोई प्रॉब्लम दी हमारे सामने, या हमें कुछ बताया कि ये आप पढ़ लीजिए, तो उसको जो स्टूडेंट को फ्री छोड़ दिया, ठीक है। टीचर क्या होगा? टीचर उसमें केवल मार्गदर्शक होगा। उन्होंने छोड़ दिया कि आप अपनी जितनी तुम्हारी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। आप ये मॉडल ये जो कुछ चीज़ें हैं हमारे पास में, इसको ही बनाइए। कुछ मतलब आइटम्स दे दिए कि इनका निर्माण कीजिए, या कोई ऐसी प्रॉब्लम दे दी, उसको सोल्यूशन, कुछ क्वेश्चन आंसर दे दिए, कुछ क्वेश्चंस दे दिए कि इनका आंसर आप अपने अपने सबको दे दिया, क्वेश्चन दे दिए, और उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को ये बोल दिया कि जितनी तुम्हारी क्षमता हो, जिसका जितनी नॉलेज हो, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आप लिखिए। तो ये हो जाता है सह क्षमता मॉडल, है ना। ये हो जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, सह क्षमता बेस्ड मॉडल। तो इन दिस मॉडल ए लर्नर इज अज्यूम्ड ऑन द बेसिस असेस्ड मतलब उसका असेस्ट किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ प्रोफिशिएंटली, कितनी कुशलता से। जब हमने किसी को बच्चे को समस्या दी तो कितनी कुशलता से वह अपना कार्य कर लेता है ना, टास्क पूरा करता है। हाउ प्रोफिशिएंटली ही डज हिज वर्क, कितनी प्रोफिशिएंटली वह अपना कार्य करता है। कि हमने मान लीजिए हम पेपर ही देते हैं, बाई चांस हम एग्जाम में बैठ के पेपर ही देते हैं, तो हम जो बच्चे आंसर लिखते हैं, तो मान लीजिए किसी ने 15 मिनट में इतना सुंदर आंसर लिख दिया और किसी ने 2 घंटे में भी आंसर नहीं लिखा। तो सबने अपनी क्षमता के अनुसार, जैसे हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, तो सब अपनी क्षमता के अनुसार उसमें अपना जो है वो आंसर देते हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम मॉडल, ठीक है। इट अलाउज द लर्नर टू लर्न एट देयर ओन पेस। वो जो अपने ये क्या अलाउ करता है लर्नर को कि अपने अकॉर्डिंग, है ना, ऑन योर पेस, जितनी तुम्हारी गति हो, यानी कि जितनी तुम्हारी क्षमता हो, यानी कि सोचने की, क्रिटिकल एनालिसिस करने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, याद करने की, लिखने की, जिस तरह की तुम्हारी क्षमता है, आप उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए, लिखिए या सीखिए। लिखिए नहीं कहने का मतलब सीखिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड है ना करिकुलम, तो उसका मतलब सीखने वाले को ही उसकी गति के अनुसार ही सीखना है उसमें। फोकस ऑन द आउटकम ऑफ लर्निंग, फोकस ऑन द आउटकम ऑफ लर्निंग, मतलब कि किस पर फोकस है? आउटकम पर है। इसमें जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड में हमें उत्तर चाहिए। उत्तर कितनी जल्दी लिखा, कितना अच्छा लिखा, कितना कामयाब लिखा, हमें तो उत्तर चाहिए कि उत्तर कितना अच्छा लिख रखा है, सुस्पष्ट है, सुंदर लेख है, उसकी जो अंदर का मटेरियल है, जो उसका जो अंदर का मटेरियल है, उसकी थीम अच्छी है, उसका जो कक्ष है वो अच्छा है, और कम शब्दों में, और समझा भी बहुत अच्छा रहा है, समझ भी बहुत अच्छा आ रहा है। हमें तो ये देखना है। तो क्या नाम क्या है, किस पर बेस है? ये आउटकम पर, कि रिजल्ट क्या आया। ये नहीं कि आप 6 घंटे में दे रहे हैं और लिख के कुछ नहीं दिया, तो उसका कोई हमें तो मतलब है अपने रिजल्ट से, ठीक है। अब है टू अचीव क्वालिटेटिव रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, हमें क्या चाहिए? क्वालिटेटिव, गुणात्मक हमें चाहिए। गुणात्मक, ये गुणात्मक कितना हमें फायदा हुआ है? गुणात्मक की मतलब जब हमने प्रॉब्लम दी थी, जब बच्चे का क्या वो था, मतलब क्या वो
कंडीशन थी, और जब हमने उसका आंसर जब आंसर लिया, जब क्या कंडीशन, यानी कि जो उसने क्वालिटेटिव मतलब जो उसने आंसर दिया उसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है ना, क्वालिटी कितनी बढ़िया है। जैसे यूपीएससी के एग्जाम होते हैं या किसी और उसके एग्जाम होते हैं, हमने जिसका पेपर जो जिसने पेपर में सबसे अच्छा लिखा हुआ होता है, जब सबसे अच्छा पेपर लिखा हुआ होता है, और सब जो क्वालिटेटिव जो लिखा होता है वो क्वालिटेटिवली बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम उसी को तो कहते हैं कि इसने बहुत अच्छा लिखा है ना। इट इज ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है ना, विद इट्स फोकस ऑन द changing needs of students, teachers and society, with its focus on the changing needs of students, teachers and society। क्या है फोकस का, इसकी शिक्षा विद्यार्थी की बदलती आवश्यकता, इसका जो फोकस है क्या, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम मॉडल का जो फोकस है वो क्या है, चेंजिंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी, सोसाइटी की कैसी आवश्यकताएं बदल रही हैं और स्टूडेंट्स की आवश्यकताएं बदल रही हैं। यानी कि फोकस हमारा किस पे है, स्टूडेंट पर है, यानी कि समाज पर है, और जो बच्चा पढ़ रहा है लर्नर उस पर है। ठीक है, अब जो कॉम्पिटेंसी जो है किस तरह की कॉम्पिटेंसी होती है स्टूडेंट्स, अब यह कॉम्पिटेंसी इस तरह की होती है कि सेल्फ एफिशिएंसी, डिजिटल लिटरेसी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेटिव लर्निंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये होती है कॉम्पिटेंसी जिन पर हमें क्या करना है, महारत हासिल करनी है। ठीक है, तो ये है हमारी कॉम्पिटेंसी जिनको हमें क्या करना है, हमें जिनको सीखना है, जो हमारे में क्षमता होनी चाहिए। और ये मूक्स जो है प्लेटफॉर्म है, ये अवेलेबल है इंडिविजुअल के लिए, लर्निंग ऑन देयर ओन पेस, अपने तरीके से सीखने के लिए ये मूक्स प्लेटफॉर्म है हमारे पास। ठीक है, इसका जो यूनिकनेस क्या, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो मॉडल है उसकी यूनिकनेस क्या है, उसके अंदर ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है कॉम्पिटेंसी में, जिससे कि मतलब ये है कि इसकी यूनिकनेस ये है कि ये जो व्यक्ति के सीखने पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, सीखने पे ये सीखने पे इंपॉर्टेंस देता है कि बच्चे ने कैसा सीखा, कितना अच्छा सीखा, कितना मतलब वैल्यूएबल सीखा, वैल्यूएबल अच्छे का मतलब मेरा वैल्यूएबल से है, कितना वैल्यूएबल सीखा, कितनी जल्दी सीखा, है ना, और कितना काम आने वाली चीज़ सीखी, है ना, जो भविष्य में काम आएगी उसको सीखा। इस पर नहीं है कि उसने कितना समय क्लास में गुजारा, यानी किसी ने 1 साल गुजारा और 3rd डिवीजन आ गई तो उससे कोई मतलब नहीं है। किसी ने कोई 3 महीने ही आया लेकिन उसने कॉलेज टॉप कर दिया, तो हमारा क्या, हमारा ध्यान किस होना चाहिए, उस व्यक्ति ने जिसने कॉलेज टॉप किया। तो इस तरीके से, ठीक है, तो द यूनिकनेस अबाउट कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम मॉडल इज नॉट इट फोकस ऑन व्हाट स्टूडेंट्स लर्न, नॉट है ना ऑन, बल्कि किस पे है, ऑन द टाइम स्पेंट इन द क्लास, नॉट ऑन द टाइम स्पेंट इन द क्लासरूम कंप्लीटिंग क्रेडिट्स, है ना, कि मतलब उसको हमें कितना अच्छा सीखा उस पर, यानी कि उसने क्या वो है उसमें हमारा कोई वो नहीं है कि उसने जो क्लासरूम कंप्लीटिंग क्रेडिट्स कितने मतलब किए हैं, कितने घंटे गुजारे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, कितना सीखा उसने, आउटकम क्या आया हमारा, हमने उसको सिखाया, उसने सीखा भी नहीं सीखा, ये आउटकम हमारा कितना आया, हमें तो ये देखना है। अब आ जाती है नेक्स्ट हमारा सोशल, अब नेक्स्ट देखते हैं अपना सोशल रिकंस्ट्रक्शन मॉडल। सोशल रिकंस्ट्रक्शन मॉडल, या फिर क्या कह लीजिए, या फिर कह लीजिए इसको सोशल फंक्शन, सोशल फंक्शन मॉडल। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसमें जो है 4 चीजें हमारी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, उसकी है सामाजिक स्थिति, तीसरी है हमारी शिक्षक एवं शिक्षार्थी, चौथी है हमारी धार्मिक संगठन,
शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति का तात्पर्य क्या है कि शिक्षा द्वारा बालकों में, शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति का क्या मतलब है? ये सामाजिक प्रवृत्ति का मतलब ये है कि शिक्षा में जो है बच्चों का सामाजिकरण होना, बच्चों का सामाजिकरण होना कि बच्चों में समाज की जो है क्या होती है, जो सामाजिक प्रवृत्ति होती है, सामाजिक प्रवृत्ति कौन सी हो, मिलनसार होना, एक दूसरे का सहयोग करना, है ना, मिलजुल के रहना, झगड़ा न करना, अच्छी जो आदतें होती हैं समाज में, जो हमारे पास समाज में जो जितनी भी अच्छी आदतें होती हैं सीखते हैं हम, सामाजिक जो है जो परिवेश में जो हम चीज़ें सीखते हैं वो सब ठीक है। तो शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति का तात्पर्य शिक्षा द्वारा बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करने के प्रयास करने की प्रक्रिया से है, जिसमें व्यक्ति और समाज, इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति और समाज दोनों का ही भला है। सामाजिकरण करने से क्या होगा, बच्चे में सामाजिक प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं, अच्छे गुणों का, समाज में क्या है कि अच्छे गुणों को तो वो किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, गलत गुणों का बहिष्कार किया जाता है, तो प्रवृत्ति अच्छी पैदा होती है ना, बच्चे की प्रवृत्ति अच्छी बनती है, दोनों का ही भला होता है। तो फ्रांसीसी विद्वान अगस्त काम्टे ने एक नवीन सामान्य सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र को जन्म देकर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी, है ना, प्रवृत्ति को शिक्षा में समाजशास्त्र प्रवृत्ति का पूर्ण बना देने की सुदृढ़ आधारशिला रखी थी। समाजशास्त्र को की जो आधारशिला थी उसको बनाई थी उन्होंने, किसने बोला, फ्रांसीसी विद्वान अगस्त काम्टे ने। समाज के अनुरूप ही शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस समाज में हम रहते हैं उसकी आवश्यकताओं के अनुसार ही हमें उनकी क्या क्या करनी चाहिए, हमें क्या शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण करने चाहिए। तो जैसे कि इस स्थिति को ध्यान रखते हुए वर्तमान पाठ्यचर्या के वर्तमान क्या है पाठ्यचर्या में, जनसंख्या, पर्यावरण, है ना, पर्यावरण हो गया, सुरक्षा शिक्षा हो गई, जाति उन्मूलन शिक्षा हो गई, परिवार कल्याण हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, है ना, शिक्षा हो गई। इसलिए समाज की प्रवृत्ति के अनुसार पाठ्यचर्या को अपने आप को समायोजित करते रहना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि पाठ्यचर्या को क्या करना है, समाज की प्रवृत्ति के अनुसार, है ना, समाज की प्रवृत्ति के अनुसार पाठ्यचर्या को अपने आप को समायोजित यानी कि कोरिलेट करना होता था। समाज के साथ मिलजुल के शिक्षा चलती है, समाज के साथ को कदम से कदम मिलाकर उसको चलना पड़ता है, समाज में कदम से कदम मिलाकर उसको चलना पड़ता है। और समाजशास्त्र में पढ़ते क्या हैं हम, समाजशास्त्र में अभी जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, उसको थोड़ा सा और 4 लाइन पढ़ लेते हैं। समाजशास्त्र में समाज के सभी आदर्श, नियम, है ना, साधनों एवं समस्याएं एवं उनके व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करके, जब उन पे जो है व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करके, समाज में जैसे आदर्श हैं और इन आदर्शों का व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव, है ना, उनको पड़ने वाले व्यक्ति पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, और समाज फिर उस प्रभाव का अध्ययन कर लिया हमने कि व्यक्ति पर जो है समाज का क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा ही पड़ता है ना, फिर उस इसलिए हमने देख लिया कि क्या प्रभाव पड़ता है। अब समाज की उन्नति के लिए क्या करते हैं कि शिक्षा में हम परिवर्तन करते हैं। फिर क्या करते हैं समाज की उन्नति के लिए, शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, पाठ्य पुस्तकों में, अनुशासन में, पाठ्यक्रम में जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, विद्यालय तथा शिक्षक आदि का स्वरूप निर्धारित करती हैं सामाजिक जो आवश्यकताएं। अब ये सारा उसमें आ गया। अब ये जो मैंने बताया समाजशास्त्री प्रवृत्ति बताई मैंने, समाजशास्त्री प्रवृत्ति क्या होगी, है ना, जैसे इनका आदर्श होंगे, नियम होंगे, उनकी प्रवृत्ति, नेचर, प्रवृत्ति का मतलब नेचर, जो उनकी नेचर थी, समाज टेंडेंसी, ठीक है, समाजशास्त्री टेंडेंसी क्या होती है, एक संस्कृति का जो है वो करना, आदर करना, सामाजिक संस्कृति का आदर करना, संस्कृति का अपनी आदर करना ना, समाज में रहने, समाज के आदर्शों का पर चलना, नियमों को पालन करना, समाजशास्त्र की प्रवृत्ति होती है। सामाजिक स्थिति, जैसे सामाजिक स्थिति हमारी कैसी है, निम्न सामाजिक स्थिति है, उच्च सामाजिक स्थिति है, हमारे समाज की क्या स्थिति है, हम आगे बढ़ रहे हैं, समाज परिवर्तन किस तरह से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, किधर हम जा रहे हैं, हम उन्नति की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, स्थिति क्या है समाज की, ठीक है। शिक्षार्थी लर्नर की क्या स्थिति है, लर्नर की स्थिति भी, जिस समाज में लर्नर रह रहा है तो अगर समाज की स्थिति सही है तो लर्नर की स्थिति भी सही नहीं है, शिक्षक की भी स्थिति सही नहीं है और लर्नर की स्थिति भी सही नहीं है। धार्मिक संगठन किस देश में किस धर्म का बोलबाला है उसके आधार पे भी उसका होता है, धार्मिक संगठनों का भी प्रभाव हल्का फुल्का उनको पर पड़ता है। समाज की बदलती आवश्यकता है, समाज की बदलती आवश्यकता का प्रभाव पड़ता है। जैसे समाज में जो आज से 50-60 साल पहले कुछ और था, पहनावे में, वेशभूषा में देख लीजिए, बातचीत के लहजे में देख लीजिए, टेक्नोलॉजी में देख लीजिए, समाज में आवश्यकताएं बदल रही है। तो वैसे वैसे पहले कौन फोन चलाता था, कौन शॉर्ट्स देखता था, है ना, नया समाज बदल रहा है, समाज में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई प्रवृत्ति आ रही है, तो इस तरीके से व्यक्ति को बदलना चाह रहे हैं, व्यक्ति हम बदल रहे हैं, तो शिक्षा में बदलाव आ रहा है, शिक्षा में बदलाव आ रहा है, तो पाठ्यक्रम में भी बदलाव आ रहा है। तो इस तरीके से जो है रिकंस्ट्रक्शनिस्ट करिकुलम प्लानर डिजाइन ए करिकुलम दैट एम्फेसाइजेस ऑन
प्लूरलिज्म, है ना, कल्चरल और इक्वलिटी एंड फ्यूचरिज्म, फ्यूचरिस्टिक या फ्यूचरिज्म, कल्चरल प्लूरलिज्म, इक्वलिटी एंड फ्यूचरिज्म की भविष्य में क्या होगा, भविष्य के प्रति बहुत जागृत है आज की युवा पीढ़ी क्या सही बच्चे बड़े बड़े सब अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा आशान्वित है और कार्य कर रहे हैं अपने भविष्य को लेकर के। तो इस तरीके से ये दो हो गए हमारे, मैंने कहा था दो मैं कल कराऊंगी। तो अब कर लेते हैं अपने PYQ, आइए। तो कल हो गए थे 30 तक हमारे, तो आज है हमारा 31 कि एक कक्षा अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह पर थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का प्रशासन, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी में, ठीक है, उनका मूल्यांकन करने के लिए क्या किया जाता है, किस चीज़ पर किया जाता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का, तो उपलब्धि पर किया जाता है, जागरूकता, अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व, चार दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स में व्यक्तित्व, थीमेटिक एप्रिसिएशन जब किसी की पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं तब उसमें हमें थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, उसको एक थीम दी जाती है, उसको विचार प्रकट करने के लिए कहा जाता है उस व्यक्ति को, ठीक है। 32 क्वेश्चन है, एक मानकीकृत स्टैंडर्डाइज परीक्षण के निर्माण का प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए, ठीक है। किस तरह से करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे हम पदों को, ये सबसे पहले हम करेंगे डी, परीक्षण की योजना का निर्माण करेंगे, किसी भी उसका योजना का निर्माण करेंगे, फिर हम जो है पदों को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे हम फिर क्या करेंगे पदों को लिखेंगे, उसके बाद हम जो है पूर्व परीक्षण करेंगे, फिर उसके बाद में अंतिम परीक्षण करेंगे, और फिर जो है क्या करेंगे सी, वेश पूर्वाभ्यास करेंगे। वेश पूर्वाभ्यास में यह परीक्षण का अंतिम चरण है, वेश पूर्वाभ्यास। जब परीक्षण तैयार किया जाता है तो अंत में वेश पूर्वाभ्यास की गणना करने के लिए, तो अंत में वेश पूर्वाभ्यास की गणना करने के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है, यानी कि अंतिम है वेश पूर्वाभ्यास, अंतिम चरण है किसी भी टेस्ट का निर्माण करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें परीक्षण की योजना का निर्माण करते हैं, उसके बाद वह पूर्व परीक्षण करते हैं, उसके बाद में पदों को लिखते हैं, जैसे परीक्षण बनाया हमने पदों को लिखा, फिर उसका पूर्व परीक्षण किया, फिर जो है वेश परीक्षण का मतलब अंतिम रूप देना, वेश पूर्वाभ्यास का मतलब ये है, फिर है उसका जो है कर लिया, उसके बाद में हमने क्या किया अंतिम परीक्षण किया उसका, और फिर अंतिम परीक्षण के बाद हमें लगा कि बिल्कुल सही है, फिर है हम क्या करेंगे उसको वेश पूर्वाभ्यास, फिर हम उसका वेश पूर्वाभ्यास करेंगे। इस तरीके से ये हो गए, हमारा जो ऑप्शन सही है वो है सी, DABEC। आप सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। अंतर की विधि, एकल चर का नियम, जबकि पृथक घटनाओं की शुद्धता के साथ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, कुल घटनाओं की जा सकती है, परीक्षण का अंतः क्रिया प्रभाव, ठीक है, ये क्वेश्चन है, बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है। आप उसमें रिसर्च वाली जो हमारी यूनिट है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। प्रयोगात्मक शोध की पूर्वधारणा, प्रयोगात्मक वैधता हेतु चेतावनी, यादृच्छिकरण की पूर्वधारणा, मिल्स कैनन, ठीक है, इन चारों में से इसका ऑप्शन छांटना है। अंतर की विधि किसकी थी, अंतर की विधि मिल्स कैनन की थी। एकल चर का नियम किसका था, एकल चर का नियम ये है प्रयोगात्मक शोध की पूर्व धारणा, एकल चर का नियम है प्रयोगात्मक शोध की पूर्व धारणा, जबकि पृथक घटनाओं की शुद्धता के साथ भविष्य नहीं की जा सकती, कुल घटनाओं की जा सकती है। तो ये हो गया है, ये हो गया हमारा पृथक घटनाओं की शुद्धता के साथ, ये हो जाएगा हमारा सी का हमारा हो जाएगा यादृच्छिकरण की पूर्व धारणा, है ना, और परीक्षण का अंत्यक्रिया का हो जाएगा हमारा प्रयोगात्मक वैधता हेतु चेतावनी, परीक्षण का अंत्यक्रिया प्रभाव। तो ये इसके आंसर हो गए। OER के निम्नलिखित में से कौन से CC लाइसेंस दूसरों को अपने काम को आधार बनाकर वाणिज्य रूप से जब तक वे अपने मूल काम को श्रेय देते हैं विवरण, परिवर्तन, पुनर्निर्माण, पुनर्मिश्रण और निर्माण की अनुमति देते हैं। ये है हमारा CC, जो हमारे जो वो यूनिट है उसमें से है, टेक्नोलॉजी वाली यूनिट में है ये क्वेश्चन, उससे लिया गया है ये। किसी भी काम, किसी की जो होती है ना कॉपीराइट्स वगैरह होते हैं उससे संबंधित ये क्वेश्चन है कि हम किस तरह से जो है अनुमति दें। चार ऑप्शन दिए गए, चारों ही ऑप्शन इसमें से लिए गए हैं, लेकिन जो सही है वो एक है, वो है डी। सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, दोनों दे रखे हैं इसमें, CC BY और CC BY SC, तो इन दोनों ही जो है इसके सही हैं आंसर। कोई क्रिएटिव कॉमन्स होते हैं ना, वो क्रिएटिव कॉमन्स का आपने पढ़ा होगा उसमें,
क्या कहते हैं उसको, टेक्नोलॉजी वाले में है ना, उसमें तो दो दे रखे हैं उन्होंने, सी भी दे रखा है, डी भी दे रखा है। क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन तो होगा CC बाई, और CC बाई ऐसे होगा एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक, है ना ये वाला। जब एक विशेष स्वतंत्र कोटि के लिए शून्य परिकल्पना को 60 तक के 0.05 स्तर पर अस्वीकृत नहीं किया जा सका तब क्या होगा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निश्चित रूप से 60 तक के 0.01 स्तर पर अस्वीकृत हो जाएगी, या 60 तक के 0.01 स्तर पर अस्वीकृत हो सकती है नहीं भी, या निश्चित रूप से 60 तक के 0.01 स्तर पर अस्वीकृत नहीं होगी, प्रदत्त जानकारी निर्णय करने के लिए अपर्याप्त है। तो इसका सी आंसर सही है, निश्चित रूप से 60 तक के 0.01 स्तर पर अस्वीकृत नहीं होगी, है ना, अस्वीकृत नहीं होगी। सार्थकता का स्तर वह सीमा होती है जिसके नीचे अपने हम परम शून्य हम नहीं, जिस पर हम शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर देते हैं। इसे आमतौर पर ए अल्फा से दर्शाया जाता है। 0.05 और 0.01 स्तर पर 0.05 का ही मतलब है हम 5% से कम होने की संभावना वाले परिणामों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। वेब कॉन्फ्रेंसिंग, रचनात्मक आकलन, डिजिटल पाठ्य सामग्री, ई पोर्टफोलियो। तो इसका जो सही है रचनात्मक, जो रचनात्मक है उसका वेब कॉन्फ्रेंसिंग का है समकालिक अंतक्रिया, है ना, और रचनात्मक आकलन का है साधारणतः एक प्रोग्राम को विकसित करने के दौरान व्यवहार में लाया जाता है ना, साधारणतः एक प्रोग्राम को विकसित करने के लिए दौरान व्यवहार में लाया जाता है। रचनात्मक आकलन हो गया। डिजिटलीकृत पाठ्य सामग्री अधिगम और आकलन उपकरण के रूप में इसे हस्तकृत या सम्मिलित हो सकती है और यह विमर्शक आयाम को व्यक्त कर सकता है। सी का हो गया, सी का होगा डिजिटल पाठ्यक्रम का होगा विषमकालिक अंतक्रिया, है ना, विषमकालिक अंतक्रिया होगा। ई पोर्टफोलियो का होगा ये अधिगम वाला, अधिगम और आकलन उपकरण के, ये हो गया। तो ये जो इसका आंसर सही है वो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। तो ए इसमें ऑप्शन सही है। कोड यानी एक उदाहरण है। अधिगमकर्ता केंद्रीय पाठ्यचर्या, समस्या केंद्रित पाठ्यचर्या, विषम केंद्रित पाठ्यचर्या, कोर पाठ्यचर्या। अभी पाठ्यचर्या में पढ़ाई रही हूँ आपको करिकुलम। तो उदाहरण जो है अधिगमकर्ता केंद्र, इस कहने का मतलब है कोर डिजाइन एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? समस्या केंद्रित पाठ्यचर्या। कोर डिजाइन समस्या केंद्रित पाठ्यचर्या है। इस तरह की पाठ्यचर्या में शिक्षण वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, कोर डिजाइन। अधिगमकर्ता की स्वायत्तता का गत्यात्मक प्रारूप क्या है? आत्ममूल्यांकन का एक उपकरण है। कक्षा में शिक्षक द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधि के चयन का एक उपकरण है। ताशीस नारी द्वारा प्रदत्त नियम आरोही क्रम में अनुसरण किया जाए। तो स्वायत्तता गत्यात्मक प्रारूप है बी, केवल ए और सी, यानी कि आत्ममूल्यांकन का एक उदाहरण और तस्सीनारी द्वारा प्रदत्त। तस्सीनारी एक प्रकार का मूल्यांकन है जो छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन यह छात्रों की स्वायत्तता को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, यानी कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। स्वायत्तता उनकी अपनी स्वायत्तता नहीं होती। इसमें तस्सीनारी एक प्रकार का मूल्यांकन है। फिर है 39 क्वेश्चन। ये सिद्धांत पुष्टि, सारे क्वेश्चन बड़े हार्ड हैं स्टूडेंट्स, इन्हें बड़े ध्यान से देखना आप लोग। यह सिद्धांत पुष्टि करता है कि शिक्षा उपलब्ध दीर्घावधि उपयोगिता के द्विपक्षीय विकल्पों और असफलता के अल्पावधि जोखिम के बीच चयन का एक अनुक्रम है। तो इसमें जो आंसर सही है 4 दे रखे हैं इसमें। तर्कसंगत चयन का सिद्धांत, प्रति विश्लेषण का सिद्धांत, संकेतन सिद्धांत, मानव पूंजी का सिद्धांत। तो इसमें जो आंसर सही है वो तर्कसंगत। यह कहता है, यह सिद्धांत पुष्टि करता है कि शिक्षा उपलब्ध दीर्घावधि उपयोगिता के द्विपक्षीय विकल्पों और असफलताओं के अल्पावधि जोखिम के बीच चयन का एक अनुक्रम है। तर्कसंगत चयन का सिद्धांत, है ना, ये व्यक्ति अपने निर्णय लेते समय तर्कसंगत होते हैं, इसलिए है तर्कसंगत का। 40 क्वेश्चन है। एक निर्देशात्मक डिजाइन को विकसित करने के चरणों का सही क्रम, डिजाइन है ना, निर्देशात्मक डिजाइन को। तो क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें? डी, आवश्यकता विश्लेषण करेंगे। पहले तो हमें क्या किस चीज़ की आवश्यकता है, फिर निर्देशात्मक लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे, और फिर जो है निर्देशों का वो क्या करेंगे, निर्देशों का कार्य विश्लेषण करेंगे, फिर जो है निर्देशों का वितरण करेंगे, और फिर जो है आकलन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? आवश्यकता विश्लेषण करिए हमने सबसे पहले तो। फिर जो है निर्देशात्मक लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे, फिर हम कार्य विश्लेषण करेंगे, कार्यों का विश्लेषण करेंगे, और फिर जो है क्या करेंगे? कार्य विश्लेषण के बाद में हम करेंगे निर्देशों का वितरण कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, फिर आकलन, फिर उनको असेसमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो गए आज के हमारे PYQ। मैं आपका हमेशा ये बता देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट का है। इतना भी समझना बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतने भी समझते हैं
कि कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट का है। तो कम से कम आप उस यूनिट के अंदर इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। PYQ करने का यही फ़ायदा है कि हमें जो है सिलेक्शन करना आता है ना, बिल्कुल डीपली अंडरस्टैंडिंग और उनका सिलेक्शन करना आता है। सब्जेक्टिव रूप में हम किस तरह से जो है उनको समझे, ये हमारे अंदर एक जो है रिफ्लेक्टिव लेवल हमारे अंदर पैदा होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को देखते ही आपको ये पता लग जाना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट से लिया गया है और किस यूनिट से क्या लिया गया है, कि कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट का किस टॉपिक से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है। ये इतना आपको आ जाना चाहिए। अब तक आपके 2 ढाई महीने एग्ज़ाम के रह गए हैं, तो आप तैयारी अच्छे से कीजिए। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और यूँ ही पढ़ते रहिए और पास होकर दिखाइए। यूँ ही पढ़ते रहिए, हमेशा ही पढ़ते रहिए। 2 ढाई महीने में आप जो है अच्छे नंबर ला कर दिखाइएगा, यूजी नेट क्रैक करके दिखाइएगा। बाय बाय।